हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोग 4 लेसन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम लोग पाँचवें लेसन का पहला जो है कि चैप्टर है दोस्तों, पहला पार्ट है। पाँचवें लेसन में 2 पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड। तो पहले में जो है कि मौर्योत्तर काल है और दूसरे में संगम काल है। ठीक है, तो अभी जो है हम फिलहाल क्या पढ़ने वाले हैं, मौर्योत्तर काल पढ़ने वाला है। ठीक है, मौर्योत्तर काल पढ़ने वाला है। तो मौर्योत्तर काल या फिर पूर्व जो है कि गुप्त पूर्व जो है कि काल जिसे बोला जाता है। ठीक है, जो कि 185 ईसा पूर्व से लेकर के 319 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक चला था। ठीक है, क्या 185 ईसा पूर्व से लेकर के 319 ईस्वी तक चला था। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे सामने। हाँ, ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ पे दिख रहा है क्या, इसमें 185 ईसा पूर्व से लेकर के 319 ईस्वी तक ये जो काल चला था। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है यहाँ नीचे आपको मिलेगा, पूरा का पूरा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों एकदम। इसलिए जो है कि आपको क्या करना है, समझते चलना है और इसे अच्छे से याद करते चलना है, जिससे कि अगर पेपर देने हम लोग जब जाएँ तो हमें कोई एक भी दिक्कत न रह जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो कुछ और भी बातें होंगी वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, इसके साथ साथ में। ठीक है, तो अभी देखिए फिलहाल क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि अंतिम जो है कि मौर्य सम्राट, जो अंतिम मौर्य सम्राट जो बृहद्रथ थे, ठीक है, की हत्या कर किसने जो है कि शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। मतलब जो शुंग वंश की, मतलब क्या हुआ कि जो मौर्य वंश का पतन हुआ तो शुंग वंश का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो मौर्य वंश का जब पतन हुआ दोस्तों, तो जो है बृहद्रथ थे जो अंतिम शासक, उनको किसने मारा। ठीक है, उनको मार करके जो है कि किसने जो है कि अपना जो है कि शुंग वंश का स्थापना किया था। दोस्तों शुंग वंश के संस्थापक जो होंगे लगभग वही मारे होंगे। आप लोग अगर ऐसा आप लोग जो है कि आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे कभी इसके पहले, तो आप लोग थोड़ी बहुत जानकारी इसकी जरूर होगी कि क्या होता है कि जो किसी को मार करके कोई स्थापना कर देता है। ठीक है, तो जो पहला शासक होता है वही होता है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे, पुष्यमित्र शुंग को जानते होंगे, जिन्होंने क्या किया था कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, ये आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ही होंगे जो कि उन्हें मारे होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, क्या है कि पुष्यमित्र शुंग है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। इस तरह की बहुत सारी और भी जो भी जानकारी होती है मैं आपको बताता चलूंगा। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप लोग याद कर सकते हैं, ये वाला, क्या अंतिम मौर्य सम्राट कौन था दोस्तों, तो बृहद्रथ थे। कौन अंतिम मौर्य सम्राट, बृहद्रथ थे, इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले जो है कि जो मौर्य काल हम लोग पढ़े थे, उसमें पूरा मौर्य काल की जानकारी हम लोग लिए थे। ये मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्य का जो लास्ट का काल था वो काल है। ठीक है, देखिए अब क्या, अगर आप पुष्यमित्र शुंग बोल रहा है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की जो है कि राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। जो पुष्यमित्र शुंग था वो किस जो है कि सेना में जो किस पद पर आसीन था दोस्तों, ये बता सकते हैं आप लोग। कि देखिए क्या होता है कि ऐसा ही अधिकतर देखा गया है स्टार्टिंग से कि कोई सेनापति रहा है, कोई कुछ रहा है, तो उसको मार उड़ करके अपना जो है कि नया स्टार्ट कर दिया कुछ ना कुछ। ठीक है, देखा है कि वो कुछ सही नहीं कर रहा है, चाहे उसको कुछ लालच आ गया है, ऐसा ही करके कर लिया है। तो वैसे ही क्या थे, पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, पुष्यमित्र जो शुंग थे वो क्या थे कि जो बृहद्रथ थे उनके सेनापति थे। उन्होंने क्या किया कि क्या किया, उनको मतलब अपने राजा को मारकर, मतलब बृहद्रथ जी को मार करके इन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया था। तो यहाँ पे सेनापति थे, तो सेनापति वही पूछ रहा है कौन से पद पे थे आसीन, तो सेनापति पद पर आसीन थे। ओके, चलिए आगे कह रहा है कण्वंश का। देखिए अब कण्वंश या काण्वंश दोनों एक ही बात है, कण्वंश अधिकतर कहा जाता है। कण्वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, अब कण्वंश एक है, तो कण्वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो वसुदेव थे। कौन, वसुदेव, क्या वसुदेव थे जो वो कर्ण वंश के संस्थापक थे। ओके, अब कह रहा है कि सातवाहन या आंध्र सातवाहन। ठीक है, सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। तो सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, आप लोग सिमुक का नाम सुने होंगे, सिमुक अगर पढ़े होंगे तो, नहीं अगर पढ़े तभी मैं बता देता हूँ दोस्तों। जो सिमुक थे, ठीक है, वो क्या थे कि सातवाहन वंश के संस्थापक थे। ठीक है, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बारे में डिटेलली वीडियो मैं आप लोग को जल्दी बना रहा हूँ दोस्तों। आप लोग जल्दी, आपको सब एकदम डिटेल में वीडियो मिलेगा, जो कि अभी स्टार्टिंग से चल रहा है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना है 0 से हीरो तक का बैच, ठीक है, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है सातवाहनों के पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। ठीक है, सातवाहनों के पहले जो है कि जो स्थानीय अधिकारी थे, ठीक है, अधिकारियों के रूप में काम किया था। अब किसने किया था, नंदों के अधीन में किया गया था, कि चोलों के अधीन में ये काम किए थे, कि मौर्यों के अधीन में किए थे, कि चेरों के अधीन में। देखिए जो सातवाहन वंश वाले थे ये दोस्तों क्या किए थे कि जो मौर्य काल वाले थे उनके अधीन में ये लोग काम किए थे। ठीक है ना, स्थानीय जो काम किए थे, अधिकारी का काम के रूप में काम किए थे, वो क्या मौर्यों के अधीन में काम किए थे। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, क्या, मौर्यों के अधीन में। ओके, ध्यान रखना आपको। चलिए
आगे देख लेते हैं हम। आगे कह रहा है क्या, निम्न में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था, ठीक है, जो बौद्ध बन गया। अब इसमें से कौन था दोस्तों कुषाण नेता जिसने क्या किया, बौद्ध धर्म की को अपना लिया था बाद में, ठीक है। तो इसमें से कौन था, मतलब कुजुल कैसफिशिस था कि कनिष्क था कि भीम कटफिशिस था कि क्या है वशिष्ठ, यहाँ गलती दिया है, वशिष्ठ दिया है, ठीक है, वशिष्कार होता है, वशिष्ठ के यहाँ शॉर्ट में दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला ये, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा, हमारा कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क ऐसे शासक थे जिन्होंने क्या किया, बाद में जो है कि इन्होंने क्या कर लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध ही बन गए थे, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, ठीक है। इन्होंने बौद्ध को संरक्षण भी दिया था, आप लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। कह रहा है कुषाण काल के दौरान जो है कि मूर्ति कला की गांधार शैली, ठीक है, मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका जो है कि मिश्रण है। कुषाण काल के दौरान जो मूर्ति कला का गांधार शैली है, मूर्ति कला की गांधार जो शैली है वो किसका जो है कि मिश्रण है। तो दोस्तों आप लोग इसे लगभग अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि ये लोग जानते हैं सभी लोग, ठीक है, कि जो ये था क्या था, भारतीय और ईरानी शैली था। मतलब क्या था, ये ईरान से मतलब जो भी शैली वगैरह गांधार जो शैली था वो क्या था, ईरानी शैली था, ठीक है, उससे मिलता जुलता था। तो क्या था, भारतीय शैली और ईरानी शैली दोनों मिला करके ये बना हुआ था, ठीक है। तो ये भारतीय और ईरानी का मिश्रण था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों कह रहा है कनिष्क की राजधानी थी। अब जो कनिष्क थे उनकी राजधानी थी, तो दोस्तों कनिष्क की राजधानी जो थी वो पुरुषपुर थी, ठीक है। ये आप लोग एकदम अच्छे से एकदम रट लीजिएगा, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अधिकतर ये क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे बस यहाँ SSC 2002 में दिखाया है केवल, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है कनिष्क की राजधानी, ठीक है। कनिष्क की राजधानी क्या है, पुरुषपुर। चलिए अब क्या बोल रहा है, अब कह रहा है पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था। अब पुरुषपुर जो था दोस्तों वो किसका दूसरा नाम था, पेशावर जो जगह था पेशावर, उसका पुरुषपुर नाम था। तो पेशावर C नंबर ऑप्शन पे दिया है, ठीक है। पेशावर का जो दूसरा नाम था वो क्या था, पुरुषपुर था, ओके, समझ लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है चरक किसके राज चिकित्सक थे। अब जो चरक थे ना वो किसके राज चिकित्सक थे, ठीक है। तो चरक जो थे दोस्तों वो क्या था कि हमारे कनिष्क, जो कनिष्क जी थे, ठीक है, कनिष्क जी उनके जो है कि ये राज चिकित्सक थे, मतलब राजवैद्य जो आप लोग जानते होंगे, राजवैद्य कौन थे, तो कनिष्क के राजवैद्य थे चरक। ध्यान रखना है, ये पूछता क्वेश्चन, ये सब भी आपको अच्छे से जो है कि इसे समझते चलना है। कह रहा है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। जो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था दोस्तों, ठीक है, तक्षशिला में क्या ऐसी चीज़ थी जिसके कारण वो प्रसिद्ध था। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, गांधार कला। मतलब क्या है, तक्षशिला में गांधार कला जो शैली था उसका जो है गांधार कला का जो है सबसे ज़्यादा चीज़ें मिलती है, इसलिए वो ज़्यादा कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। अब स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई दोस्तों, तो स्वर्ण मुद्राएं आपको ध्यान रखना है, जो स्वर्ण, ठीक है, ट्रिक भी इसका मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जो स्वर्ण मुद्रा है वो क्या है कि यहाँ इंडो बैक्टीरियन होगा, ठीक है। स्वर्ण मुद्रा कौन चला था, इंडो बैक्टीरियन, ठीक है, इंडो बैक्टीरियन, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि इंडिया का बैक्टीरिया जो होता है ना बहुत खतरनाक है। मतलब बैक्टीरिया कुछ ऐसे रखना कि क्या होता है, बैक्टीरिया जो है जब आप लाइट जला के देखोगे ना चमकते हैं तो सोने की तरह, सुवर्ण की तरह चमकते हैं, ठीक है ना। सुवर्ण जो है क्या हो जाएगा, इंडियो बैक्टीरिया। थोड़ा सा ये याद रखने के लिए हल्का फुल्का मैनेज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। बाकी इससे अच्छा जो है ट्रिक मैं पूरा बनाऊँगा। अगर इससे अच्छा ट्रिक आपको आता है तो अवश्य जो है कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। कह रहा है कि किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका पहला हो जाएगा मथुरा संग्रहालय है ना, मथुरा संग्रहालय, वहाँ पे कुषाणकालीन जो है मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक मिलता है, ठीक है। मतलब A नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने जो है कि सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। अब सर्वाधिक शुद्ध बोल रहा है, मतलब इंडो बैक्टीरियन थे वो क्या किए कि सोने का जो है कि सिक्का सबसे ज़्यादा चलाया, ठीक है। लेकिन अब कौन था जो क्या एकदम शुद्ध जो है कि चलाया था, तो शुद्ध जो थे वो कुषाण वाले चलाए थे, ठीक है। कुषाण वाले जो थे, ठीक है, कुषाण काल वाले, उन्होंने क्या किया, एकदम शुद्ध सिक्के का जो है सिक्का जारी किया था, शुद्ध सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है सातवाहन के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे। सातवाहनों के समय में जो मुद्रा था दोस्तों वो सर्वाधिक किस धातु का बना था, तो सीसा का हुआ करता था। सातवाहनों के टाइम में दोस्तों जो सिक्का हुआ करता था वो सीसा का सिक्का होता था, ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन थे। अब इसमें से कनिष्क का समकालीन कौन कौन था दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, क्या, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ठीक है। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र जो थे वो क्या थे कि
कनिष्क के समकालीन थे, मतलब उन्हीं के समय में शासन वो भी कर रहे थे अपने अपने जगह पर। अब कह रहा है किस वंश के जो कि शासकों ने जो है कि ब्राह्मणों एवं बौद्धों भिक्षुओं को जो है कि कर मुक्त भूमि या गांव, ठीक है, अनुदान में मतलब दान में दे दिया था, ठीक है, दान देने की प्रथा प्रारंभ की थी, ठीक है। तो ये जो थे दोस्तों वो कौन थे, सातवाहन वाले थे, ठीक है। सातवाहन वाले थोड़ा जो है कि उस समय विचार के अच्छे हो गए, अच्छे थे, ठीक है। क्या कि ये वो लोग बौद्ध बौद्ध भिक्षु जो थे और ब्राह्मण जो थे उनको जो है ये लोग क्या करना चालू कर दिए, भूमि दान वान देना, भूमि या गांव दान देना चालू कर दिए थे, ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए सातवाहन थे ये लोग, ठीक है, ध्यान देना है। कह रहा कि भारतीय रंगमंच, ठीक है, भारतीय रंगमंच में यवनिका, यवनिका का शुभारंभ जो है कि किसने किया, यवनिका या फिर पर्दा बोल सकते हैं, जो पर्दा प्रथा जो बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि रंगमंच, भारतीय रंगमंच में, ठीक है, भारतीय रंगमंच में जो है पर्दा प्रथा की प्रारंभ किसने किया था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यूनानियों के द्वारा, ठीक है। यूनानी जो थे, जो यूनानियों के द्वारा क्या किया गया था कि पर्दा प्रथा का पर्दा प्रथा का रहे हैं क्या बोलते हैं, ये क्या है, यवनिका या पर्दा का शुभारंभ कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भारतीयों के महान रेशम मार्ग, भारतीयों का जो महान रेशम मार्ग था, मतलब जो है सिल्क रूट था, ठीक है, किसने प्रारंभ किया था, सिल्क रूट को किसने बनाया था या प्रारंभ किया दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कनिष्क ने, कनिष्क ने क्या किया, सिल्क रूट का प्रारंभ किया, ओके, ध्यान रखना आपको, कनिष्क ने सिल्क रूट का प्रारंभ किया था, रेशम मार्ग, ठीक है, रेशम मार्ग, ठीक है, रेशम मार्ग, ध्यान रखना आपको। कह रहा क्या, निम्नलिखित में से किसने जो है कि बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं, सोने की जो मुहर थी, ठीक है, सोने की मुहर चलाई थी, ठीक है। अब सोने की मुहर कौन चलाया था, तो ऐसा पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर है, मतलब कुषाण शासकों ने, कुषाण शासकों ने क्या किया कि कुषाण शासकों ने क्या किया, मुहरें चलाई भैया, स्वर्ण की मुहरें चलाई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो अब चरक जो थे दोस्तों, आपको चरक के बारे में बस मालूम है ना, तो नागार्जुन समझ ही सकते हो आप लोग, ठीक है, नागार्जुन तो उसी में पकड़ा जाएंगे, ठीक है। तो कनिष्क किसके दरबारी थे, किसके दरबार में रहते थे, दरबारी कवि थे, दरबारी चिकित्सक थे, तो क्या थे, कनिष्क के, ठीक है। तो जब ये चिकित्सक थे, नागार्जुन थे वो, नागार्जुन जो थे वो क्या थे, कवि थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोल रहा, कह रहा है कि शक संवत, ठीक है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट ने, ठीक है, किस सम्राट के शासन काल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों जो शक संवत था वो किसके शासन काल के समय में, जो 78 ईसा पूर्व था उस समय हुआ था दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बी नंबर, मतलब भारत किसमें, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में जो 78 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि शक संवत का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अब कह रहा तक्षशिला जो है कि विद्यालय स्थित था, जो तक्षशिला विद्यालय था वो स्थित था दोस्तों, तो कहाँ पे स्थित था, तो ऐसा आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए नंबर हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान में। तक्षशिला कहाँ है दोस्तों, तक्षशिला पाकिस्तान में है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए गांधार का जो है, तक्षशिला गांधार जो जगह है उसका क्या है, ये राजधानी है, राजधानी थी, ऐसा आपको याद भी रखना है, जो 16 महाजनपद है उसमें। कह रहा कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था, जो कलिंग था उसका महान शासक कौन था दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर, मतलब खारवेल, कलिंग राज खारवेल, आप लोग सुने होंगे नाम ऐसे, कलिंग राज खारवेल, ठीक है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो है सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कुषाण का सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, कुषाण का जो है कि सबसे अधिक जो है विकास जो हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों, ऐसा पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो वास्तुकला, मतलब कनिष्क ने का जो विकास हुआ सबसे ज़्यादा वो वास्तुकला में हुआ था, ठीक है। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में, ठीक है, आरंभिक दिनों में अपना शासन जो है कहाँ शुरू किया था, आरंभिक दिनों में अपना शासन वो कहाँ चालू किया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, आंध्र में, ठीक है। सातवाहन आंध्र में किए थे आरंभिक दिनों में, इसलिए आंध्र सातवाहन इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। आंध्र में वो अपना जो है कि क्या कहते हैं कि शासन का जो है कि आरंभ किए थे, अपना शासन जो है कि वहाँ से आरंभ किए थे, इसीलिए आंध्र सातवाहन वंश इन्हें भी कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब क्या हो रहा है, सातवाहनों की जो सातवाहन थे उनकी राजधानी क्या थी दोस्तों, तो सातवाहनों की जो राजधानी थी वो क्या थी, पैठण या प्रतिष्ठान, क्या, पैठण या प्रतिष्ठान, ठीक है। प्रतिष्ठान ही अधिकतर देता है, पैठण नहीं देता है, ठीक है, लेकिन दोनों आपको ध्यान रखना है, कभी ऐसा करेगा प्रतिष्ठान छोड़ देगा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए दोनों याद करना है, पैठण या क्या है प्रतिष्ठान, ठीक है।
ध्यान रखना आपको। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अब कौन सा, अभी मैंने बताया आपको हाथी गुफा अभिलेख है जो इनसे संबंधित है। ओके, हाथी गुफा अभिलेख। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है किस सातवाहन नरेश ने जो है कि गाथा सप्तशती नामक जो है कि महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। गाथा सप्तशती किसका है दोस्तों, आप लोग अगर इसे याद किए होंगे गाथा सप्तशती तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं क्या हो जाएगा, हाल। हाल आप लोग जानते होंगे, हाल जो थे उन्हीं का क्या था, गाथा सप्तशती था। ठीक है, गाथा गाना है तो इसको ट्रिक से याद रखना है। क्या, गाथा गाना है तो कहाँ गाना है, किसी हॉल में बैठ के गाना है। ठीक है ना, किसी हॉल में बैठ के गाना, मतलब खुले जगह, जो हॉल होता है ना, बड़ा सा हॉल, तो उसमें जाकर बैठ के गाना है। ठीक है ना, छोटे छोटे जगह पर नहीं गाना है। ध्यान रखना आपको, गाथा गाना किसी का तो मतलब वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ ज़्यादा लोग सुनेंगे ना। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, जो है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी वो क्या थी दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको, सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी, प्राकृत थी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, बी नंबर, प्राकृत। ओके, ध्यान रखना है। कारण निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। अब इसमें से ये जो राजवंश है इन पर विचार करना है। विचार करना है, क्या विचार करना है, इन राजवंशों का कालक्रम जो है कि कालक्रम क्या है, मतलब ये कैसे कैसे थे, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, ये बताना है। ठीक है, इसका जो कालक्रम था दोस्तों वो क्या था, पहले तीसरा नंबर वाला, मतलब ये क्या था, ये था पहले, ये शुंग। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन आया, सातवाहन आया, उसके बाद से जो है दोस्तों गुप्त आया, उसके बाद से चोल आया। ठीक है, समझ में आया, तो ऐसे था, पहले कौन, पहले शुंग, फिर सातवाहन, फिर गुप्त, फिर चोल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, ये डी नंबर। एक मिनट ऊपर कर देते हैं, हाँ ये क्या है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, कूट में देखें तो। ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात जो है कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। ठीक है, कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के जो पश्चात, जो मतलब ध्वंस के पश्चात भारत में जो सबसे पहला आक्रमण हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, मैं बता दूं बैक्टीरियन या ग्रीक, जो ग्रीक के थे बैक्टीरियन उन्हें कहा जाता था। तो ग्रीक वाले जो थे उनको जो है क्या, वही लोग थे क्या जो कि आक्रमण सबसे पहले भारत पर किए थे, कब, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के बाद। ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए आगे कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए कह रहा है। अब देखते हैं क्या है, शासन और उपाधि, शासक और उपाधि। अब जो शासक थे उनकी उपाधि क्या थी। ठीक है, उपाधियाँ जो मिली हुई थी वो, तो आप लोग जानते होंगे प्रियदर्शी किसका उपाधि था, प्रियदर्शी देव, प्रियदर्शी किसका था, अशोक को था, अशोक को मिला हुआ था, बट यहाँ अशोक का अशोक नाम दिया है। ठीक है, ए नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर और क्या बोल रहा है, कनिष्क, जो कनिष्क था दोस्तों, इसका एक मिनट पूरा तो कूट भी ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, कूट से भी आप लोग मैच कीजिए थोड़ा, देखिए क्या मैच होता है। यहाँ देखिए 5 ऑप्शन दिया है और ये दिया है 4, फिर भी मैं बताता हूँ इसको कैसे आप सही करेंगे। ठीक है, मैं पूरा बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है ना, क्या है कि क्या हो जाएगा, पहला का 5वां में। ठीक है, ध्यान रखना है। अरे यार यहीं वैसे ही दिख रहा है आपको, बट मैं बता देता हूँ पूरा। क्या है, पहला का 5वां में मैच कर दिए। ठीक है, और दूसरा का जो है कि ये हो जाएगा देवपुत्र, क्या, कनिष्क का देवपुत्र। और खारवेल जो था कलिंग चक्रवर्ती, कलिंग राज खारवेल, आप लोग सुने होंगे नाम, कलिंग चक्रवर्ती था। ठीक है, अब जो कुमारगुप्त था उसको क्या उपाधि मिली थी, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त का महेंद्र क्या था, द्वितीय था, महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य का उपाधि मिला हुआ था। ठीक है, और ये विक्रमादित्य की उपाधि दोस्तों ये खाली रह जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। करा विक्रमी संवत कब से प्रारंभ हुआ, विक्रमी जो संवत हुआ दोस्तों वो कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जो विक्रमी संवत अभी आपको ऊपर मैंने बताया था, क्या ऊपर जो बताया अभी, क्या यहाँ पे देखिए दो कन्फ्यूजन होता है हम लोग को, दो चीज़ का कन्फ्यूजन होता है कि 78 ईस्वी, ठीक है, कि 58, हाँ 78, हाँ 78 और 58, यही कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ना 78 ना 58, क्या 56 ईसा पूर्व में। ठीक है, विक्रमी संवत जो था वो दोस्तों वो कब हुआ था, सॉरी 58 ईसा पूर्व में। ये क्या यार मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, क्या दो बताकर फिर वहाँ कहाँ चला जा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या 58 ईसा पूर्व। ठीक है ना, क्या ध्यान रखना आपको, 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, 58 ईसा पूर्व में से विक्रमी संवत, और जो शक संवत है वो 78 ईसा पूर्व से होता है। ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं।
ईसवी से ईसा पूर्व से नहीं, ईसवी से, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब क्या करा है, विक्रमी संवत्सर, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ए नंबर, मतलब कि देखो क्या हो जाएगा, दूसरा, मतलब ए का दूसरा मिलाना मतलब 320, ठीक है। जो दूसरा है उसका चौथा में, दूसरा का चौथा में 58 शक संवत जो है 58 ईसा पूर्व, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि गुप्त जो है संवत्सर कब से स्टार्ट होता है दोस्तों, गुप्त संवत्सर ये क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर में, ठीक है, सी का 3। और कलिंग जो है कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व से, ठीक है ना, 3102 ईसा पूर्व से इसको माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या करा है, मौर्यों के बाद जो है कि दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था वो कौन था। मौर्यों के बाद से जो दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो शासक था वो कौन था दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, बी नंबर, मतलब कुषाण काल। क्या मैं बता रहा था यार, ए नंबर सातवाहन शासक हो जाएगा, ठीक है। इसका ए हो जाएगा, मतलब जो 36 है इसका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या कह रहा है, बुद्ध की जो है कि खड़ी प्रतिमा, बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी, ठीक है, किस काल में बनाई गई दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कुषाण काल में, ठीक है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि शुंग वंश के बाद जो है किस वंश ने भारत पर राज किया है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी नंबर, मतलब कण्व। कण्व वंश जो थे क्या थे, शुंग के बाद से कण्व आए, ठीक है। शुंगों के बाद से कण्व वंश वाले शासक आए और उन्होंने राज किया था। अब कह रहा है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया। अब कौन सा चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए नंबर रहेगा, पेंचाऊ। पिंचाऊ क्या, पेंचाऊ। पेंचाऊ जो था वो क्या किया, कनिष्क को हराया था, ध्यान रखना है। कह रहा है उत्तरी तथा दक्षिणी पश्चिमी जो भारत में जो है सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर, मतलब कुषाणों ने क्या किए, सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने, ठीक है। इसलिए इन लोग जो है उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के ये भी लोग भी चलाए थे, ठीक है, तांबे का भी सिक्के चलाए, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखना है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, ये 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ठीक है। उनकी सुसंगठित जो है कि नौसेना उच्च कोटि की थी, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो जो इसमें से ये ABCD जो दे रखा है इसमें से मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी नंबर, मतलब ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक है। इनकी जो नौसेना थी वो सुसंगठित उच्च कोटि की नहीं थी, ये बात गलत बोल दिया, ठीक है। सही कौन, देखिए ये वाला सही, बट क्या ये वाला गलत, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ये वाला गलत है, ये वाला सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का जो कि सम्मिश्रण है, ठीक है, उसे कहते हैं। मतलब जो भारतीय और ग्रीक या यूनानी जो शैली का सम्मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं, उसका नाम, एक नाम क्या दिया गया है दोस्तों। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया क्या, गंधार कला शैली। जो गंधार कला शैली वो क्या है कि भारतीय और यूनानी कला शैली का मिश्रण है, ठीक है, गंधार कला शैली, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, ठीक है, जिसका जो है कि प्रसार उसने मध्य एशिया का सुदूर पूर्व में किया था। दोस्तों मैं बता दूं दो ही प्रथा थी, क्या दो ही ऐसी था, हीनयान और महायान। तो इसमें किसका वो जो है कि मतलब बौद्ध का किस धर्म का अनुयायी था, हीनयान का कि महायान का, तो अब किस प्रथा का था, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर वो क्या है, सी नंबर हो जाएगा, मतलब महायान, ठीक है। ये महायान जो था उसका ये क्या था, अनुयायी था, और उसने ही जो क्या था सुदूर पूर्व एशिया के जो सुदूर पूर्व में इसने उसका प्रसार किया था, ठीक है, ध्यान रखना आपको। अब क्या बोलना, कनिष्क धर्म क्या क्या कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। अब इसमें से चारों में से, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी ऐसी घटना थी जो कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति। कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, आपको मालूम होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है दोस्तों, कह रहा है कि प्राचीन भारत का महान क्या है, व्याकरण पतंजलि, ठीक है। व्याकरण पतंजलि किसका जो है समकालीन था, ठीक है। जो पतंजलि थे वो क्या थे कि
किस शासक के समकालीन थे, मतलब कनिष्क के थे कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के कि चंद्रगुप्त द्वितीय के कि पुष्यमित्र शुंग के। तो किसके जो है कि ये समकालीन थे, तो पुष्यमित्र जो शुंग था उसके समकालीन थे कौन, पतंजलि। ठीक है, पतंजलि तो किसके समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग के थे। ठीक है, इनके राज दरबार में भी वो रहते थे। ठीक है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो है कि सर्वप्रथम भारत की विशुद्ध संस्कृत भाषा की लंबा जो है कि अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। अब बताइए, संस्कृत का जो है कि सबसे लंबा अभिलेख जो है किसके द्वारा जारी किया गया, ऐसा पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, मतलब शक राजा रुद्रदमन। शक राजा जो था रुद्रदमन, उसके द्वारा क्या किया गया, सबसे लंबा जो संस्कृत का क्या जारी किया गया, विशुद्ध संस्कृत भाषा का लंबा सा अभिलेख जारी किया गया था। दोस्तों ध्यान रखना है। कह रहा है किस राजा के शासन काल में जो है ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे। सेंट थॉमस किसके शासनकाल में भारत आए दोस्तों, तो सी, मतलब क्या, गोंडो फर्नीज आप लोग सुने होंगे नाम, गोंडो फर्नीज। ठीक है, गोंडो फर्नस दिया है इसमें, गोंडो फर्नीज नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है किस कुषाण शासक ने जो है कि सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया था। तो किसने स्वर्ण मुद्रा जारी किया था सबसे पहले, मैंने अभी ऊपर बताया था दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर, मतलब क्या है, कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस द्वितीय। क्या, कुजुल कडफिसेस आप नाम सुने होंगे, तो कडफिसेस यहाँ क्या दे रहा है, तो ध्यान रखना है, कुजुल कडफिसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो थोड़ा एक लड़का आ गया था। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। किस वंश के शासकों ने जो है छत्रप प्रणाली का जो है कि प्रयोग किया था। जो छत्रप प्रणाली थी दोस्तों, उसका प्रयोग किस शासक के जो है कि किस शासकों ने जो है कि उसको प्रारंभ किया। किस वंश के शासकों ने जो है कि छत्रप प्रणाली उपयोग किया था, ठीक है, प्रयोग किया था। दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, किस वंश के शासकों ने जो है छत्रप प्रणाली जो है का प्रयोग किया था दोस्तों। तो इसका मैं बता दूं आपको, राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा क्या कि डी नंबर, मतलब क्या, शक शासक जो थे वो क्या थे, छत्रप प्रणाली धारण किए हुए थे। ओके, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि जो है कि त्रातार जो है कि त्रातार या मुक्तिदान, त्रातार किसे कहा जाता है, मतलब मुक्तिदान। ठीक है, मुक्तिदान की उपाधि, ठीक है, किस वंश के शासकों ने धारण किया था दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या जो त्रातार या मुक्तिदान बोल सकें दोस्तों, तो मुक्तिदान जो क्या थी उपाधि थी, उसको किसने धारण किया था दोस्तों, तो ये शक शासक थे, उन लोगों ने ये जो कि उपाधि धारण किया हुआ था। आपको ये याद रख लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि प्राचीन काल के भारत क्या कह रहा है, प्राचीन काल के जो भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है दोस्तों। यहाँ पे जो प्राचीन काल का जो भारत आक्रमण हुआ था वो कौन कौन था, मतलब सबसे पहले कौन किया, उसके बाद कौन किया, उसके बाद कौन किया, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर, मतलब यूनानी। ठीक है, सबसे पहले कौन किए, यूनानी किए थे। ठीक है, उसके बाद से शक किए थे, उसके बाद से कुषाण किए थे। ठीक है, यूनानी, शक और फिर कुषाण, ध्यान रखना आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत के प्रथम बार जो है कि सैनिक शासन, मतलब मिलिट्री गवर्नरशिप जो है कि व्यवहार में लाया गया। ठीक है, किसके द्वारा, मतलब ग्रीकों के द्वारा, कि पार्थियनों के द्वारा, कि शकों के द्वारा, कि मुगलों के द्वारा, किसके द्वारा ये लाया गया दोस्तों। तो अगर तो मैं आपको बता दूं कि ग्रीकों के द्वारा ऐसा किया गया था, मतलब मिलिट्री जो है कि व्यवहार में लाया गया, मतलब मिलिट्री वाला कोई मतलब मिलिट्री नहीं हुआ करता था, तो जो है कि सैनिक नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो ग्रीकों के द्वारा सबसे पहले सैनिक बनाया गया। ठीक है, मतलब मिलिट्री गवर्नरशिप जो है कि चालू किया गया। ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि ईसा पूर्व, ठीक है, कितने ईसा पूर्व जो है दूसरी, मतलब ईसा पूर्व में जो दूसरी सदी के प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित जो है कि भारतीय यूनानी राज्य था, वो कौन सा था दोस्तों। ठीक है, ईसा पूर्व में जो दूसरी सदी में के प्रारंभ में अफगानिस्तान में जो क्या हुआ कि अफगानिस्तान में स्थापित यूनानी जो कि राज्य था वो कौन सा था दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा, मतलब बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना आपको, या बैक्टीरिया। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, बैक्टीरिया जो बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा, सिक्का, सीसा, ठीक है, सीसा में बनने वाला सिक्के का प्रयोग कहाँ जाता है। ठीक है, इन सभी का देखो ध्यान रखना आप। क्या, चार धातु मतलब सोना, चांदी, तांबा और सिक्का में बनने वाले जो सिक्के होते हैं को क्या कहा जाता है, उन सिक्कों को क्या कहा जाता है, शतमान कहा जाता है। ठीक है, कि निस कहा जाता है, कि पल कहा, कि पण कहा जाता है, यहाँ पल दे दिया, पण होना चाहिए,
पण कहा जाता है कि कसारपण कहा जाता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, मतलब हमारा कसारपण। कसारपण में क्या आएगा, कसारपण में ये सब का सब आ जाएगा, ठीक है। और जो सब और सब जो होता है सबका स्पेशली नाम होता है, ठीक है। स्वर्ण सिक्का, स्वर्ण सिक्का जो सोने का सिक्का होता है स्वर्ण सिक्का, ऐसा कुछ कुछ नाम होता है, सबका स्पेशली नाम होता है। लेकिन कसारपण मतलब सबका सब सिक्के आ जाते हैं। अब कह रहा है कि सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार जो है व्यापार प्रारंभ हुआ था? रोम के साथ में सबसे पहले किन का जो है कि व्यापार प्रारंभ हुआ दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। मतलब तमिलों का जो है कि तमिलों एवं चेरों का जो व्यापार स्टार्ट हुआ सबसे पहले रोम के साथ में हुआ था। यही लोग जो थे रोम के साथ में सबसे पहला व्यापार किए थे, ध्यान रखना आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मौर्योत्तर कालीन जो है कि मौर्योत्तर कालीन जो है कि प्रमुख बंदरगाहों में, ठीक है, कौन असत्य है? ठीक है, कौन असत्य है, ध्यान रखना आपको। यहाँ पर असत्य पूछ रहा है तो मौर्य का यहाँ पे जितने ऑप्शन दे रहेगा इसमें जो डी नंबर है मतलब कोचीन जो था वो गलत है, ठीक है। मतलब ये क्या था, मौर्यकालीन बंदरगाह नहीं था, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान को जो है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में क्या है पोंडुके नाम से संबोधित किया गया है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी जो है दोस्तों उसमें पोंडुके नाम से जो कि संबोधित किया गया है। किसमें, किसको जो कि उसमें पोंडुके किसे कहा गया है दोस्तों? ध्यान रखना आपको। ये क्या बोल रहा है कि पोंडुके जो है किसे कहा गया है, किसको, इन जगहों में से किसको? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको इसका जो बी नंबर है अरिका मेंडू, ठीक है। अरिका मेंडू जो है उसे पोंडुके कहा गया है, ठीक है। अरिका मेंडू ऐसे जैसे नाम से रिलेटेड अरिका मेंडू पोंडू, ठीक है, ध्यान रखना पोंडुके। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मौर्य उत्तर काल में जो है कि किसने मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में जो है कि हिंद यूनान राज्य की स्थापना किया? दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए नंबर है। मतलब डेमेट्रियस, जो डेमेट्रियस था उन्होंने क्या किया, हिंद यूनानी राज्य का स्थापना किया था, डेमेट्रियस। डेमेट्रियस ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और बच गया दोस्तों, अब बने रहिए थोड़ा सा, अभी कंप्लीट हो जाएगा ये। बस 71 नंबर तक हमको पढ़ना है, मतलब अभी जो है हमारे पास में 13 क्वेश्चन और है, अभी पढ़ लेते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसने जो है कि अपने जीवन के जो है कि उत्तरार्ध में जो है कि अपने पुत्र के हाथों में जो है कि राज सत्ता सौंप कर जो है कि बौद्ध भिक्षु हो गया? अब इसमें से कौन था जिसने अपने राज्य को दे दिया अपने बच्चे के हाथ में, अपने जो पुत्र था उसका हाथ में, और अपने जो है कि क्या कर दिया, बौद्ध भिक्षु बन गया था? दोस्तों इसमें से जो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर। मतलब मिनांडर जो था वो क्या था दोस्तों, उसने क्या किया, अपना पूरा राजपाट सौंप दिया अपने बच्चे के हाथ में और अपना वो क्या कर दिया, बौद्ध भिक्षु बन गया, ठीक है। अब कह रहा है कुषाणों का जो है कि संबंध था, अब जो कुषाण वाले थे उनका संबंध किससे था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी नंबर मतलब नागार्जुन, ठीक है। कहा गया, सॉरी क्या ना है, चीनों के यूची जनजाति से, यूची जो यूची वाले थे, यूची जनजाति आप लोग सुने होंगे नाम, ठीक है। तो यूची जनजाति वाले जो थे उनसे संबंधित थे ये लोग, क्या, कुषाण वाले, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ मैं दूसरे क्वेश्चन पहुँच गया हूँ गलती से, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है कनिष्क के बौद्ध होने का जो है कि उत्तरदायी था, होने के लिए उत्तरदायी था? अब कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी कौन था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर मतलब अश्वघोष। अश्वघोष जो थे उन्हीं के कारण ये जो है कि क्या बना कि बौद्ध बने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पर मिलान करने के लिए क्या, इंडो ग्रीक और इंडो ग्रीक शक पार्थन और इन जो है किससे, अब देखिए इसका हिंदी पूछ रहा है, मतलब जो था ना क्या समझिए एक प्रकार से किससे संबंधित ये पूछ रहा है। इंडो ग्रीक जो था हिंद यमन को ही इंडो ग्रीक कहा जाता था, ठीक है। जो शक थे दोस्तों, शक उन्हें क्या सीथियन कहा जाता था, ठीक है, सीथियन। आप पार्थव को पहलव मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल सब मिल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से ये सब मिलान करना है। शुंग, अब देखिए यहाँ क्या पूछा, इसका राज्य और राजधानी पूछ लिया है, ठीक है ना। जो शुंग वंश वाले थे उनकी राजधानी क्या थी, और जो भी है चेदी हैं इनका राजधानी क्या था, और सबका पूछ रहा है। दोस्तों मैं बता दूं एकदम इसका सीधा हो जाएगा, कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं, ठीक है। क्या, शुंग का विदिशा, चेदी का कलिंग, ठीक है, चेदी का कलिंग, सातवाहन का प्रतिष्ठान, मैंने ऊपर बताया था पैठान या प्रतिष्ठान, और कुषाण का पुरुषपुर या पेशावर, ठीक है। पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम था, प्रतिष्ठान पैठन का दूसरा नाम था, ठीक है, ध्यान रखना आपको। इसका जो कूट होगा वो ए नंबर हो जाएगा शायद, हाँ ए नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या बोला, चलिए आगे क्या बोल रहा है कि रोम साम्राज्य के जो है कि अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी? कैसर या सीजर की उपाधि
धारण की थी। दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो कुषाण वाले हो जाएंगे। ठीक है, कुषाण वाले ही जो थे वो क्या किए थे, कैसर और सीजर का उपाधि ग्रहण किए थे। ठीक है, अब क्या बोला आगे, आगे क्या बोला, निम्नलिखित में से जो है कि किस, क्या बोला, निम्नलिखित में से किसका जो है कि निर्माण शुंग काल में हुआ था। अब इसमें से कौन ऐसा था जिसका निर्माण शुंग काल में हुआ था। दोस्तों मैं आपको पहले से भी बता रखा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है उपरोक्त सभी वाला, तो उपरोक्त सभी अधिकतर मारा जाता है। 99% जो है कि अधिकतर होता है, क्या होता है 99% ऐसा होता है कि उपरोक्त सभी दे देता है। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको क्लियर मालूम है, आप क्लियर उसको कर लेना। ठीक है, क्या इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब भरहुत के स्तूप और सांची का स्तूप वेदिका जो है रेलिंग का जो है कि क्या हुआ था, तोरण द्वार बनाया गया था, और भाजा स्तूप, ये सभी क्या था कि निर्माण शुंग काल में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सातवाहन नरेश हाल के जो है समकालीन जो है कि जो है जूनागढ़ होना चाहिए आप ना, गुनागढ़ दिया है, गढ़ है, गुनाढ़ है, सॉरी ये सही दिया रखा है यार, यहाँ पर क्या है, गुनाढ़ है कि किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी। गुनाढ़े ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी। जो गुनाढ़े थे वो किसका रचना की थे, जो क्या थे, सातवाहन नरेश हाल के जो है समकालीन थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी दे रखा है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। मतलब क्या, बृहत कथा, क्या बृहत कथा। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लीजिए इसको, बृहत कथा। ठीक है, बृहत कथा। अब कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार कीजिए। अभी ये कथन दिए हैं, इस पर विचार करना है दोस्तों। कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है ये बताना है बस, और कुछ नहीं बताना। सॉरी, क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा कि डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर क्या, केवल 3, इसका जो केवल तीसरा है बोध गया कि शशांक ने जो है कि बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, बस यही बात सही है, बाकी सब गलत बात है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, 68 नंबर का रहा है क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और जो क्या है अशोक हैं, उन दोनों का उल्लेख इसमें मिलता है। तो कौन सा अभिलेख है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, महाक्षत्रप रुद्रदामन जो थे, महाक्षत्रप रुद्रदमन, उनका जो जूनागढ़ अभिलेख था ना दोस्तों, उसमें मिलता है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, तो आपको ये सब याद रख सकते हैं, महाक्षत्रप, आपको ध्यान रखना। ठीक है, दो लोगों का था, दो लोगों का था जूनागढ़ अभिलेख, बट रुद्रदामन की इनका रुद्रदामन का है। और एक जो अभिलेख था वो क्या था, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख था। ठीक है, दो लोगों का था, मैंने बताया ना आपको। कह रहा है यहाँ पर क्या, प्राचीन भारत में जो है कि निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। अब नियमित रूप से सोने के सिक्के जो चलाए थे वो कौन थे। यहाँ पे शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलाए थे दोस्तों, आपको बताया मैंने, कुषाण वाले चलाए थे शुद्ध सोने के सिक्के। लेकिन नियमित रूप से जो चलाए थे दोस्तों वो क्या थे, कौन थे दोस्तों, वो क्या थे, कुषाण वाले ही थे मेरे भैया। ठीक है, नियमित रूप से वही होता है ना शुद्ध। ठीक है, तो कुषाण वाले ही हो जाएंगे। ठीक है, अब 70 नंबर का आ रहा है क्या, कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे। अब कलिंग नरेश जो खारवेल थे वो किस वंश से संबंधित थे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेदी वंश से संबंधित थे। ठीक है, चेदी वंश से संबंधित थे, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, और इसको समझ लेते हैं। कह रहा है प्राचीन भारत में देश का अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो श्रेणी थी, संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी नंबर, मतलब श्रेणी, यहाँ पे देखिए जो है दूसरा और तीसरा क्या, श्रेणी की, ये आप लोग श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों की सुनिश्चित करती थी। ठीक है, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ठीक है, ये दो बात एकदम राइट है दोस्तों। ठीक है, कौन, ये वाली बात और ये वाली बात। चलिए यहाँ मैं टिक नहीं कर पाया सही से। ठीक है, इसे ध्यान किए। ठीक है, पहला दूसरा सही है। बाकी दोस्तों ये जो पूरा एकदम ये कंप्लीट हो गया, मतलब 5 का जो पार्ट 1 है, जो कि 5 का आई मैंने बताया ऊपर दिखाया, ये पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, और यहाँ पे इसके नीचे आंसर शीट है आपको दोस्तों, PDF मैं जल्द ही टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, और वहाँ से आप लोगों को PDF प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, वीडियो तब तक के लिए आप लोग एकदम वॉच कीजिए पूरा, और दोस्तों में शेयर कीजिए दबा के। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स।